पृथ्वी पर जितनी जगहें थी वो सब टूरिस्ट स्पॉट्स थे। वहाँ पे पेड़ काट देगा, जंगल खराब कर देगा, नदी गंदी कर देगा, प्लास्टिक फैला देगा। तो सौंदर्य क्या है? इंसान नहीं पहुँचा तो रेगिस्तान सुंदर है, वहाँ टूरिज्म के लिए जाते हो। इंसान नहीं पहुँचा तो पहाड़ सुंदर है, वहाँ भी जाते हो। बंजर पहाड़ पर भी चले जाते हो टूरिज्म के लिए, बस इंसान नहीं होना चाहिए। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तुमने टांगे हैं तो सुंदर कैसे हो गए? सुंदर कैसे हो गए? क्या नहीं सुंदर है? चांद पर बसने जा रहे हो, वहां भी गंदगी फैला दोगे, वो सब खत्म हो जाएगा। चंदा मामा काहे का मामा, गंदा मामा हो जाएगा वो। जंगल जाते हो, कहते हो वाह क्या दिख गया, सैटर्न की रिंग्स देखते हो, कहते हो कितनी सुंदर रिंग्स हैं सैटर्न की, सच अ ट्रीट टू द आईज। तुमने डाली अंगूठी पहना ये सैटर्न को, कैसे सुंदर हो गया? शक्ति कौन है? देवी शक्ति। तुम उन्हें समझोगे नहीं, प्रकृति को भोगने चलोगे तो फिर मारेंगी बहुत जोर से। नमस्ते आचार्य जी, मेरा नाम प्रेम रंजन है और मैं निफ्ट भुवनेश्वर से हूँ। तो हमें निफ्ट में पढ़ाया जाता है कि कैसे चीज़ों को सुंदर और अट्रैक्टिव बनाया जाए, और वेदांता में बताया गया है कि बाहरी सौंदर्य एक माया है जो कि इंसानों को उलझा देती है। तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि क्या सारे जितने भी सौंदर्य होते हैं क्या सब माया जाल में फंसे हुए रहते हैं, या फिर हम अपने आर्ट या डिज़ाइन से उनको एक नया सच्चाई की रास्ता में ले जा सकते हैं? निर्भर करता है कि वो कला आ कहाँ से रही है, सब कुछ उसी पर वापस चला जाएगा। सत्यम शिवम सुंदरम, झूठ तो सुंदर नहीं हो सकता, और अहंकार सबसे बड़ा झूठ है। जो कला, जो डिजाइन, जो कुछ भी झूठ से उठा हो वो अलंकृत तो हो सकता है, सुंदर नहीं हो सकता। आभूषित होना, अलंकृत होना, डेकोरेटेड, ऑर्नामेंटेड होना एक बात है, और सुंदर होना बिल्कुल दूसरी बात है, बिल्कुल दूसरी बात है। एक बार मैंने कहा था किसी से, मैंने कहा दिन के समय आप पूरे मेकअप के साथ हो, सब कुछ बढ़िया, दुनिया भर की चीजें सब लगा रखी हैं, पोत रखी हैं, पहन रखी हैं, ये ऑर्नामेंटेशन है और ऑस्टेंटेशन है। और रात के वक्त जब सारा मेकअप पोछ पाछ करके, पूरा सब धो धा करके सो जाते हो ना, और चेहरे पे मासूमियत रहती है, तब सुंदर लगते हो। वो सोता हुआ चेहरा सुंदर है। जहां अहंकार है वहां सौंदर्य कैसे होगा? सोते समय शरीर तो सक्रिय रहता है, अहंकार सो जाता है। सब अंग अपना अपना काम कर रहे होते हैं, मस्तिष्क भी अपना काम कर रहा होता है, अहंकार नहीं होता है। होता है वो भी डॉर्मेंट हो जाता है, एक अलग उसको अवस्था बोलते हैं। तब आप सुंदर होते हो। प्रकृति माया नहीं है अपने आप में। अहंकार प्रकृति को समझता ही नहीं है, ये माया है, तो नासमझी माया है। प्रकृति को तो भारत में पूजा है, उसको मुक्तिदायिनी बोला है। पूर्व में, यहां पूर्वी भारत में तो देवी आराधना होती है, शाक्त धारा बही है। शक्ति कौन है? देवी शक्ति, जिनके लिए आप नवदुर्गा भी मनाते हैं, वो कौन है? प्रकृति को ही शक्ति कहा गया है, प्रकृति है, वही देवी है, वही शक्ति है। पर अहंकार उन्हें अपने लिए माया बना लेता है। जब अहंकार उन्हें अपने लिए माया बना लेता है तो फिर अभी जितने होते हैं चंड मुंड शुंभ निशुंभ मारे जाते हैं। फिर हम देवी को ये नहीं कहते कि मुक्तिदायिनी है, फिर हम देवी को कहते हैं महिषासुर मर्दिनी है। तुम उन्हें समझोगे नहीं, प्रकृति को भोगने चलोगे
तो फिर मारेंगी बहुत जोर से। तो बेकार में मत कहो कि दुनिया ही माया है। दुनिया नहीं माया है। न विज्ञान माया है, न कला माया है, न स्त्री माया है, न पुरुष माया है। कुछ भी माया नहीं है। जिसको तुमने अहंकार वश समझा ही नहीं, वो माया है। और सौंदर्य कोई विशिष्ट चीज नहीं होती कि जगमगाती कोई चीज है, स्किंटिलेटिंग, ग्लिटजी, ग्लॉसी, तो कहोगे वाओ, दिस इज व्हाट आई कॉल ब्यूटी। प्रकृति में जो कुछ है सब सुंदर है। जब आप जाते हो किसी पर्यटक स्थल की ओर जाते हो ना, वहां खास क्या होता है? खास तो कुछ भी नहीं होता। वहां खास बस ये होता है कि आदमी के अहंकार की वहां अनुपस्थिति होती है। जब मनुष्य नहीं था तो पृथ्वी पर जितनी जगहें थी वो सब टूरिस्ट स्पॉट्स थे। आज भी आप जिस जगह टूरिस्ट स्पॉट जाते हो उसकी खासियत बस ये होती है कि वहां अभी मनुष्य के अहंकार ने तबाही नहीं मचाई होती है। और कुछ दिन मचा देता है, वहां पे पेड़ काट देगा, जंगल खराब कर देगा, नदी गंदी कर देगा, प्लास्टिक फैला देगा। तो सौंदर्य क्या है? प्रकृति में जो कुछ है सब सुंदर है। जहां इंसान नहीं पहुंचा वो सब जगह सुंदर है। आप गौर करो, आप जब बोलते हो कोई जगह सुंदर है, उसमें और क्या होता है? बस यही होता है कि वहां इंसान नहीं पहुंचा होता है। इंसान नहीं पहुंचा तो रेगिस्तान सुंदर है, वहां टूरिज्म के लिए जाते हो। इंसान नहीं पहुंचा तो पहाड़ सुंदर है, वहां भी जाते हो। बंजर पहाड़ पर भी चले जाते हो टूरिज्म के लिए, बस इंसान नहीं होना चाहिए। नदी भी सुंदर है, झरना भी सुंदर है। क्या नहीं सुंदर है? हर साधारण जगह सुंदर है, बस वहां इंसान का अहंकार ना हो। सब सुंदर है, बस अहंकार ना हो। अहंकार माने गंदगी, अहंकार माने विकृति। कला सुंदर है यदि उसके पीछे कर्ता बनकर तुम न बैठे हो। सबसे सुंदर कला वो होती है जो बस हो जाती है, तुम्हारे माध्यम से हो जाती है। तुम्हें नहीं पता था, एक कविता तुम्हारे भीतर से उभरी और कागज पर उतर गई, तुम्हें पता भी नहीं चला। वो सुंदर होगी। और तुम बैठ के लिखोगे तो उस कविता में तुम्हारे पूर्वाग्रह होंगे, तुम्हारी उल्टी पुल्टी कहानियां होंगी, तुम्हारे स्वार्थ होंगे। वो फिर कविता अब सुंदर नहीं रह जाएगी। समझ में आ रही है बात? ये पूरा जीवन ही सुंदर है, पूरा ब्रह्मांड सुंदर है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तुमने टांगे हैं, तो सुंदर कैसे हो गए? सुंदर कैसे हो गए? सब कुछ सुंदर है, बस तुम जाके खराब करने लग जाते हो। अब चांद पर बसने जा रहे हो, वहां भी गंदगी फैला दोगे, वो सब खत्म हो जाएगा। चंदा मामा काहे का मामा, गंदा मामा हो जाएगा वो। जो धरती पर गंदी से गंदी जगह तुमने देखी हो, एक बार याद करो। करो, सोचो आज से सिर्फ 100 साल पहले कैसी रही होगी। बहुत सुंदर रही होगी, बहुत सुंदर रही होगी। जहां अहंकार है वहीं कुरूपता है। जंगल जाते हो, कहते हो वाह क्या दिख गया, फलाना जानवर दिख गया। अरे वो जानवर जानवर ही तो है, साधारण जानवर है। जो कुछ साधारण है वही सुंदर है। बस दिक्कत यह है कि तुमने अपने शहरों में सारे जानवर मार दिए, तो अब जंगल जाना पड़ता है जानवर देखने। शहरों में हवा गंदी कर दी, तो अब जहां पर हवा थोड़ी साफ मिल जाती है कहते हो वाह, पर उसमें कुछ खास तो है नहीं। प्रकृति डिफॉल्ट सुंदर है, कुछ खास नहीं चाहिए, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं चाहिए। सैटर्न की रिंग्स देखते हो, कहते हो कितनी सुंदर रिंग्स हैं सैटर्न की, सच अ ट्रीट टू द आईज। तुमने डाली, अंगूठी पहनाई है सैटर्न को, कैसे सुंदर हो गया? कैसे सुंदर हो गया? सूर्य देव की उपासना करते हो, परफेक्ट स्फीयर तुमने बनाया, अर्थ को इलिप्टिकल ऑर्बिट तुमने दिया, सुंदर कैसे हो गया सब? कैसे हो गया?
सागर को देखते हो, खो जाते हो, कहते हो कितना सुंदर समुद्र है, गोवा जाना है। गोवा क्यों जाना है, आप तो यहां पर, आपके पास तो अपनी बीच है। और समुद्र किनारे खड़े होते हो और बिल्कुल ऐसे हो जाते हो कि ये क्या है इतना सुंदर, तुमने बनाया। तुम जो बनाओ वो भी सुंदर हो सकता है, बशर्ते उसमें तुम ना हो। लिखो उपन्यास, उसमें खुद को मत रखना, बहुत सुंदर उपन्यास होगा। विज्ञान भी सुंदर इसीलिए होता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें तुम नहीं होते, सब्जेक्ट कहीं नहीं होता उसमें। सोचो मेडिकल रिसर्च चल रही है और उसमें रिसर्चर ने अपने प्रिजुडिसेस बायसेस डाल दिए हैं और दवाई और बना दी, सब मरे। आ रही बात समझ में? एक एक शब्द सुंदर है, मौन भी सुंदर है, छोटा भी सुंदर है, बड़ा भी सुंदर है, सब सुंदर है, बशर्ते उसमें तुम ना हो। हम्म। नमस्कार आचार्य जी। आपने आज बताया कि प्रकृति में जो अहंकार है, अहंकार खुद को सेपरेट जोर से मानता है। बोलिए। हाँ, आपने आज बताया कि प्रकृति में जो अहंकार है, अहंकार प्रकृति से खुद को अलग मानता है और इसको अलग नहीं देखना है, वहाँ का अहंकार को खुद को प्रकृति से अलग नहीं देखना है। एंड और बताया कि अहंकार अनावश्यक है, अहंकार को हीनता मतलब खुद को कमाना चाहिए, अहंकार घटाना चाहिए। तो जो डिसऑर्डर आपने बताया था कि सुफियान के साथ जो बातचीत हुई थी, डिसऑर्डर का ग्रो करना, मतलब जो एंट्रोपी का पूरा समझाया था, तो ये ग्रो ही क्यों हुआ इवोल्यूशन में, अहंकार आगे। आप उसको मौका देते हो ये बार बार कहने का कि मेरे दावे सही हैं, तो उसका अपने ऊपर यकीन बढ़ता जाता है। अहंकार ग्रो करने का मतलब बस इतना सा होता है कि अहंकार का अपने में कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। ईगो और कॉन्फिडेंस बहुत साथ साथ चलते हैं, इसीलिए जो जो विजडम की यात्रा होती है वो अक्सर शुरू होती है कॉन्फिडेंस के टूटने के साथ। अहंकार बिना कॉन्फिडेंस के जी नहीं सकता, और उसका सारा कॉन्फिडेंस किस बात से आता है? अनएग्जामिन्ड क्लेम्स से। वो एक के बाद एक क्लेम करता जाता है, स्टोरीज बनाता जाता है। उसकी कभी कोई वेरिफिकेशन, कभी कोई एग्जामिनेशन होती नहीं, तो उसके सारे जो क्लेम्स हैं वो पास होते जाते हैं, इससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। इसी को बोलते हैं ग्रोथ ऑफ ईगो। ग्रोथ ऑफ ईगो सिंपली मीन्स ग्रोथ ऑफ ईगोज कॉन्फिडेंस इन इट्स ओन क्लेम्स। सर, अगर इंसान में ही ग्रो हुआ तो एक वस्तु में भी, तो आप जैसे समझाते हैं कि वस्तु में भी या पशुओं में भी अहंकार होता है और क्षुद्र रूप में होता है, तो सिर्फ इंसान ही क्यों? तुम्हारी एक खास संरचना है ना, फिजियोलॉजी है। तुम भी अभी जब इवोल्यूशन की पीछे वाली प्रक्रिया में थे तो तुम में नहीं था इतना कि तुम जाकर के दुनिया पूरी काट वाट के रख दोगे। बंदर हमारे संबंधी हैं, है ना, विकास की प्रक्रिया में। तो बंदर ये सब थोड़ी कर रहे होते हैं जितनी जितनी विकृति और हिंसा हम दिखाते हैं। बंदर में हमें क्या अंतर है? फिजियोलॉजी का अंतर है, ब्रेन का अंतर है। हुँ? इसको एक बहुत रोचक तरीके से समझना चाहते हो? बिल्कुल साइंस के तरीके से। जी सर। चलो फिर ये आखिरी बात होगी। थकान हो रही है थोड़ी। ये हम जानते हैं ना कि किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ती है, बढ़ती है ना। बस वो एक नैरो या क्लोज छोटा सा सिस्टम ना हो तो एंट्रोपी कुछ भी कर लो तो बढ़ती ही है। एंट्रोपी माने क्या होता है? डिसऑर्डर, डिसऑर्डर, केओस, उठापटक, डिस्ट्रक्शन। ठीक है। इंसान जो है ना वो एक लोकलाइज्ड
इवेंट है ऑर्डर का। कायदे से तो ये इवोल्यूशन पूरा प्रकृति में चला है, तो क्या बढ़ना चाहिए था? डिसऑर्डर। क्योंकि कुछ भी चल रहा हो, नियम यह है कि डिसऑर्डर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आप पृथ्वी को ही ले लो। वैसे पृथ्वी भी अपने आप में क्लोज्ड सिस्टम नहीं है, हम जानते हैं, बाहर से इसमें रोशनी आ रही है, एनर्जी है सब, तो पृथ्वी भी एक ओपन सिस्टम है, पर प्रैक्टिकली पृथ्वी को एक सिस्टम मान लो। और इवोल्यूशन की पूरी प्रक्रिया कहाँ चल रही है? पृथ्वी पर चल रही है। तो एंट्रोपी क्या होनी चाहिए थी? जल्दी बोलो। बढ़नी चाहिए थी। बढ़नी चाहिए थी ना। एंट्रोपी बढ़नी चाहिए माने क्योस बढ़ना चाहिए, माने डिसऑर्डर बढ़ना चाहिए। लेकिन इंसान तो एक ऑर्डर्ड ऑर्गेनिज्म है, तो इवोल्यूशन से ये ऑर्डर्ड ऑर्गेनिज्म कैसे आ सकता है? कैसे आ सकता है? एक ही तरीके से आ सकता है कि इसके ऑर्डर्ड होने में बाकी पूरी पृथ्वी पर डिसऑर्डर फैल जाए, तब जाकर के इक्वेशन ठीक बैठेगी। नहीं समझे? पूरा प्रोसेस है इवोल्यूशन का। ठीक है, ज्यादा नहीं मानो, ऐसे ही मान लेते हैं अभी 1 लाख साल का, और पुराना है, हम 1 लाख साल मान लेते हैं। इस 1 लाख साल में इवोल्यूशन की प्रक्रिया चली है, उसका भी हम एक छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं, द ह्यूमन स्पीशीज। तो डिसऑर्डर बढ़ना चाहिए ना। डिसऑर्डर से एक ऐसा ऑर्गेनिज्म तो नहीं पैदा हो सकता। डिसऑर्डर का मतलब होता है आज इमारत ऑर्डर्ड है, 100 साल बाद ढह जाएगी। तुम कोई भी ऑर्डर पैदा करोगे, भविष्य में ऑर्डर खराब हो जाना है। लेकिन हम तो ये देखते हैं कि ये ऑर्डर पैदा हो गया है। ये ऑर्डर पैदा हो गया है। ये ऑर्डर कैसे पैदा हो सकता है? सिर्फ एक शर्त पर, कि इस ऑर्डर के पैदा होने के लिए बाकी सब डिसऑर्डर्ड हो जाए, तब जाके एवरेज बराबर बैठेगा। बात समझ में आ रही है? आप सब बैठे हुए यहां पे, मान लो अभी यहां पे आप 500 लोग हो, और रूल ये हो कि साहब यहां पर जो एवरेज मार्क्स है वो गिरने ही गिरने हैं। पहले आप सब मान लीजिए स्टूडेंट्स हैं, 500 स्टूडेंट्स हैं और 100 नंबर का पेपर है। पहले एवरेज मार्क्स 70 थे। पहले एवरेज मार्क्स 70 थे, और रूल ये है कि एवरेज मार्क्स गिरने ही गिरने हैं विथ पासेज ऑफ टाइम, लेट्स से। और हम पाते हैं कि किसी एक के जो मार्क्स हैं, पहले 70 थे एवरेज ही, और अब 70 से बढ़कर के हो गए 95। ये सिर्फ कब हो सकता है? और एवरेज गिरा है, ये सिर्फ कब हो सकता है? जब बाकियों के मार्क्स और ज्यादा गिर गए हो, तभी तो एवरेज मेंटेन होगा ना। एवरेज को तो 70 से 60 जाना है, लेकिन जो पूरी पॉपुलेशन है उसमें एक इंडिविजुअल के बढ़ गए हैं, तो बाकियों के क्या हुए होंगे? गिरे होंगे। तभी ये एवरेज इक्वेशन के मुताबिक मेंटेन हो सकता है। बात आ रही है समझ में? तो मैन के ऑर्डर्ड होने के लिए जरूरी है कि पूरा प्लेनेट डिसऑर्डर्ड हो जाए, तभी लॉ ऑफ एंट्रोपी सेटिस्फाई होगा। मैन के ऑर्डर्ड होने के लिए जरूरी है कि पूरा प्लेनेट डिसऑर्डर्ड हो जाए, तभी लॉ ऑफ एंट्रोपी सेटिस्फाई होगा। ये ईगो है। आदमी जितना कॉम्प्लेक्स और ऑर्डर्ड होता जाएगा, ये ग्रह उतना तबाह होता जाएगा। जितना ज्यादा ये ऑर्गेनाइज्ड फिजिकल फॉर्म इमर्ज करेगी, उतना इसका अहंकार भी कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, और वो पृथ्वी को तबाह करता जाएगा। बचने का सिर्फ एक तरीका है कि सिर्फ फिजिकल इवोल्यूशन ना हो, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन भी हो, फिर तो बच सकते हैं। फिर बच सकते हैं। नहीं तो आप जैसे जैसे और इवॉल्व होते जा रहे हो, आप प्लेनेट के लिए और डिस्ट्रक्टिव होते जा रहे हो। आपने प्लेनेट पर सब कुछ डिसऑर्डरली कर लिया है। इसको आप साइंस के तरीके से भी समझ सकते हो, एंट्रोपी का नियम लगा के, और अध्यात्म के तरीके से भी समझ सकते हो। ऐसे समझना हो समझ लो। जैसे समझ में आ रही है बात? सर, एक संदर्भ में आपने ही कहा था कि ह्यूमन इज ए ओबीडिएंट एनिमल। तो प्रकृति का जो ओबीडिएंट एनिमल है, अब किस संदर्भ में कहा था नहीं पता मुझे, छोड़ो ना। कब बोला था, किस लिए बोला था? अभी अपना कोई सवाल हो तो बताओ, अपनी जिंदगी से। ठीक है सर, थैंक यू।